हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे। मैं आपकी टीचर हूँ पूजा जैन। जैसे कि आप जानते हैं मैं बीएड जेबीडी बीएड स्पेशल जेबीडी स्पेशल्स के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो ये आज हमारी क्लास 2 है। लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। हमने ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। आज हम डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास आपको दी है। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो नीचे लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करके पहले प्रीवियस क्लास की क्लासेस ले लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखना। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे की क्लासेस। डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वृद्धि के साथ साथ विकास होती है। वृद्धि विकास का पार्ट है, लेकिन विकास एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। विकास के अंदर सारी चीजें, जो शरीर का जो ओवरऑल विकास होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पे विकास हो, सोशल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। कॉग्निटिव मैंने बताया था संज्ञात्मक, जिससे हम दिमाग के लिए हम बात करते हैं, दिमाग का विकास हो, चाहे वो इमोशनल हो, भावनात्मक विकास हो, चाहे वो हमारा बिहेवियरल डेवलपमेंट हो। ये सारी चीजें जो ओवरऑल जो शरीर के अंदर जितने भी हमारे विकास होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट दोनों हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। मतलब जिसको हम माप सकते हैं और जिसको हम गुणात्मक कहते हैं, जिसको हम असेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में हम सिर्फ माप सकते हैं, जिसको हम फिजिकली एस्पेक्ट से हम रिलेट कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पढ़ने से पहले कि डेवलपमेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि विकास क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। लास्ट टाइम हमने ग्रोथ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे उससे ही रिलेटेड थोड़ा बहुत चेंजेस में होगा। तो अगर आपको ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आए तो डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। पहला पॉइंट है, मैंने आपको इसकी जब डेफिनेशन समझाई है, जब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लैरिटी दे रही थी, मैंने तभी बोला इट्स अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, वाइडर कॉन्सेप्ट है और कॉम्प्रहेंसिव है, जटिल है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब, अब बताइए, एक बच्चे ने कुछ चीज सोची, ठीक है, उसने जो सोचा और उसके बाद जो उसने अपने शारीरिक तौर पे जो रिएक्ट किया, मान लीजिए दर्द हुआ, उसको दर्द पहले महसूस हुआ, दिमाग पे गया होगा कि तुझे पेन हुआ, फिर उसने रिएक्ट किया कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। इट्स अ वेरी जटिल, इट बहुत कॉम्प्रोहेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, ग्रोथ इसके पार्ट है, ग्रोथ भी इसके अंदर ही इंक्लूड होगा। और हमेशा ये लाइन इसके अंदर जरूर लिखेंगे जब वाइड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे पेपर के अंदर कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ये हमेशा मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट फिजिकली भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, मेंटल और कॉग्निटिव भी है, सोशल है, मोरल है, स्पिरिचुअल है। इसके अंदर आप यही बता रहे हो वाइडर कॉन्सेप्ट के अंदर। स्पिरिचुअल मतलब जो हमें भगवान से कनेक्ट कर रहा है, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये आप पैदा होते ही नहीं सीखते हो, ये बच्चे को सिखाया जाता है। वो अपने आसपास की सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से वो सीखता है कि मम्मी सुबह उठ रही है, पूजा कर रही है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, या मम्मी मुझे मंदिर लेके जा रही है। ये सारी चीजें क्या है? ये हमारे विकास का हिस्सा है जो हम अपनी सराउंडिंग से सीख रहे हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्रहेंसिव है। इसके अंदर आप सारे एस्पेक्ट्स को बताओगे कि सोशल भी डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक हो रहा है, मेंटल दिमागी तौर से भी हो रहा है, या कॉग्निटिव। बेस्ट जो शब्द आपको लिखना है वो कॉग्निटिव अगर आप यूज करेंगे तो इट वुड बी द गुड ऑप्शन। उसके बाद आप लिखेंगे इमोशनल, भावनात्मक, जैसे कि गुस्से को कंट्रोल करना। छोटा बच्चा होता है, रोने का मन किया, छोटा लड़का है वो रो देगा, लेकिन एक समय के बाद उसको अपने रोने पे कंट्रोल आ जाएगा। मेरे को सबके सामने नहीं रोना, मेरे को सबके सामने अपना दर्द नहीं बताना, मेरे को सबके सामने नहीं हंसना। ये जो कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो और फिजिकल जो शारीरिक विकास हो रहा है। तो इस तरीके के जितने भी डेवलपमेंट है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, कोई भी डेवलपमेंट है, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।
सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूस, मतलब लगातार निरंतर होने वाला जो प्रक्रिया है। हमने समझा था ना कि डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ हमारा विकास होता रहता है। ऐसा नहीं है आप 18 साल के हो गए या 22 साल के हो गए अभी अब मुझे जरूरत नहीं है विकास की, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली इंटरनली ये हमारा विकास होता रहता है थ्रू आउट दी लाइफ। मतलब जब आप माँ की कोख में जब आप आए, कोई भी बच्चा कोई भी इंसान, एक जब माँ गर्भ धारण करती है तब से लेके मतलब वॉर्म टू टॉम, मतलब कब्र, मतलब जन्म से कब्र तक। ठीक है, तो वॉर्म टू टॉम, जन्म से लेके कब्र तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास होता रहता है अलग अलग तरीके से, और सारे डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि किसी का एक सामाजिक तौर पे विकास हो रहा है तो उसका फिजिकल विकास नहीं होगा, नहीं, ऑल आर इंटर रिलेटेड, नहीं तो वो एबनॉर्मल चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो चाइल्ड होगा उसका सारा विकास इंटर रिलेटेड होगा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज बच्चा पैदा हुआ है और थोड़े टाइम के बाद आप बोलोगे कि नहीं नहीं उसमें तो मुझे कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखी। नहीं, डेवलपमेंट एक टाइम पे स्लो हो सकती है, कभी फास्ट होगी कभी स्लो होगी। आपको क्या लगता है जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, पहले वो लुढ़कता है, फिर वो बैठता है, ठीक है, फिर वो क्रॉलिंग करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलना सीखता है। तो जो ये जो प्रोसेस है क्या एकदम से हो जाता है कि हमने बोल दिया कि नहीं 8 महीने का बच्चा पैर ले लेता है, बोलते हैं ना घरों में ऐसे बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से आज हमने सोचा कि 8 महीने कंप्लीट हो गए या 9 महीने कंप्लीट हो गए वो बच्चा खड़ा होगा और चलने लग जाएगा, नहीं। इंटरनल उसकी बॉडी में वो विकास चल रहा है, वो प्रोसेस चल रही है, वो प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो कंटिन्यूस प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। जो 60 साल की कोई लेडी है, घर में मास्टर शेफ देखा, कुकिंग देखी, वाओ यार क्या बढ़िया सब्जी है, ये मैं ट्राई करती हूँ, ये जो उन्होंने सीखा ये भी तो सीखा ना, लर्निंग है, ये भी एक विकास का पार्ट है, एक नई स्किल सीखी। ठीक है, आपके फादर का कोई ड्रीम था, उनने सोचा कि यार जब मैं रिटायरमेंट हो जाएगी तब मैं करूंगा, तब उन्होंने कोई सीखा, तो वो भी एक पार्ट है। ठीक है, तो विकास हमारा कहीं ना कहीं होता रहता है, किसी ना किसी रूप में होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन बॉडी एंड बिहेवियर। मतलब हमारे जो शरीर में जो बदलाव है और जो हमारे व्यवहार में बदलाव है वो भी एक विकास का हिस्सा है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। एक छोटा बच्चा था, पहले वो क्रॉलिंग करके चलना सीखा, फिर जब वो 5-6 साल की उम्र में आया उसने बहुत सारी नई 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 चीजें सीखी, फिर वो 10 साल की उम्र में आया उसने कुछ और सीखा। तो शरीर का आकार भी बदल रहा है, साथ साथ उसका व्यवहार भी बदलेगा। ठीक है, जैसे कि छोटा बच्चा है, पहले वो नमस्ते करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो हेलो करने लगता है, फिर वो उसका जो होल्ड करने का जो तरीका है, पहले आपने देखा छोटे बच्चे हमेशा ऐसे पकड़ते हैं, काइंड ऑफ लाइक यूं, उनको नहीं पता कैसे होल्ड करना है। जब उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, जब फिंगर्स मसल्स में जब उनकी जान आती है, जो हमने मोटर स्किल्स के बारे में फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी हुई है कि जो छोटी हमारी जो मसल्स होती हैं जब वो स्ट्रांग होती हैं उसके बाद बच्चा जो है पेंसिल पकड़ना सीखता है। ठीक है, जो हम उसको सिखाते हैं, तो वो यही चीज बोल रहा है। जब शरीर में बदलाव आता है तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक हमारी बॉडी का क्या काम है। फिर बच्चों को पता चलता है यार मुझे पूरे हाथ का यूज करना नहीं था, मुझे को सिर्फ 2 उंगली या 3 उंगली से अपनी पेंसिल को पकड़ना था, पेन को पकड़ना था, ग्लास को कैसे होल्ड करना था। जब आप एक छोटे बच्चे को बॉटल बोलोगे, पानी की बॉटल, वो ऐसे करके होल्ड करके लेकर आएगा क्योंकि उसके लिए बहुत वेटेड है, उसको नहीं पता कि इसको कैसे संभालना है, कैसे होल्ड करना है, राइट। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके शरीर का आकार बढ़ेगा, फिर वो एक हैंड से पकड़ना शुरू कर देगा, फिर 2 फिंगर से भी पकड़ना शुरू कर देगा बॉटल को। क्यों? क्योंकि उसको पता चला कि मेरी बॉडी का स्पेसिफिक काम क्या है, किस बॉडी के पार्ट को कैसे यूज करना है, उस हिसाब से उसका व्यवहार रहेगा अपने शरीर के प्रति, अपने नेचर के प्रति, कि भाई मुझे किस तरीके से लोगों से कैसे डील करनी है, किस तरीके से मुझे बात करना है। ये सारी चीजें हमारे जब शरीर में परिवर्तन होते हैं उसके साथ साथ हमारा व्यवहार भी बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव चेंजेस। जैसे कि हमने डेवलपमेंट पे जब हमने ये समझा था कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है, वृद्धि क्या है, विकास का ही एक हिस्सा है। और क्वालिटेटिव क्या है, जो गुणात्मक है, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं। ठीक है, इसको जो हम माप सकते हैं। ठीक है, मापना, जो इस तरीके के बदलाव होते हैं, जैसे शरीर को कैसे बदलाव देखेंगे, क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, हाइट बढ़ी, मोटापा बढ़ा,
वजन बढ़ा, इसको आप मेजर कर सकते हो केजीज में, सेंटीमीटर्स में, फीट्स में, राइट। इसी तरीके से जो क्वालिटेटिव चेंजेस है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, असेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ना पहले ये इसको समझ में नहीं आता था, लेकिन बाय द टाइम ही इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत समझदार हो गया है, इससे हमें पता चल रहा है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। सोशल डेवलपमेंट, पहले ना बहुत कोने में बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था या करती थी, अब तो सबसे मिलजुल के बात करता है। तो ये क्या है, उसकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है कि वो डील करना सीख रहा है, अपने सराउंडिंग में लोगों से बात करना सीख रहा है। ये क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, डेवलपमेंट में क्या है, ये हमारी ना इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। मतलब काम तो सारे ही करता है, छोटा बच्चा जब होता है वो बॉटल भी उठा रहा है, वो पानी भी पी रहा है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं करता। जब बच्चे को आप खाना खिलाएंगे, थोड़ा गिराएगा, थोड़ा खाएगा, लेकिन बाय द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास बढ़ेगा, उसकी इफिशियंसी, उसके जो खाने का जो तरीका है वो इम्प्रूव हो जाएगा, फिर वो गिरा गिरा के खाना नहीं खाएगा, राइट। तो इसी तरीके से बोला गया है कि हमारे जो व्यवहार में है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है बाय द टाइम। जैसे जैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, सोशली, फिजिकली, इमोशनली, उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगता है। बच्चा रोता पहले भी है, बाद में भी रोता है, लेकिन पहले वो छोटी छोटी बात पे रोता था, लेकिन जैसे जैसे उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हुआ, उसने कंट्रोल करना सीख लिया, किस बात पे रोना है, किस बात पे नहीं रोना, किस बात पे मुझे अपने इमोशंस कहाँ दिखाने, किस बात पे मुझे गुस्सा दिखाना है, राइट। तो इसी तरीके से हमारा विकास सारा हो रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इफिशियंसी इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो वही चीज बोली गई है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इंटीग्रेटेड प्रोसेस में बेटा क्या बोला गया है कि ना हमारा जो जितने भी डेवलपमेंट के जो ओवरऑल हमने जो एस्पेक्ट्स देखे हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि मेरा जो सामाजिक तौर पे जो मेरा विकास हो रहा है वो सिर्फ सामाजिक तौर पे ही होगा, शारीरिक तौर पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज इंटर रिलेटेड है। अब मान लीजिए मेरे शरीर में जो बदलाव हुआ, मेरे शरीर में जो बदलाव हुआ, वो क्या ऐसा हो सकता है कि पैर ही पैर लंबे हो गए, धड़ लंबा नहीं हुआ? नहीं। मेरा पैर लंबे हो रहे हैं, अगर मेरी हाइट इंक्रीज हो रही है तो मेरा दोनों जो प्रोपोर्शन है वो इक्वली बड़ा होगा। ठीक है, कुछ एक लिमिटेड प्रोपोर्शन पे बड़ा होगा, धड़ भी साइज बढ़ेगा और लेग्स भी बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक छोटा बच्चा था, सिर्फ उसका लेग्स पार्ट इंक्रीज हुआ, नहीं, पूरा एरिया बड़ा होगा, उसका फेस भी बड़ा होगा, हेड भी बड़ा होगा, सारा प्रोपोर्शन लेवल पे चेंजेस होंगे। तो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं, चेंजेस इन प्रोपोर्शन। ये पॉइंट्स इसके अंदर कंसीडर होंगे बेटा। चेंजेस इन साइज, इंटर रिलेटेड प्रोसेस में क्या आएगा कि हमारे जो शरीर में जो बदलाव है वो एक प्रोपोर्शन लेवल पे होता है, ऐसा नहीं है कहीं कम है कहीं ज्यादा है, होगा तो पूरे शरीर में ही बदलाव होगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, इंटर रिलेटेड है। और क्या होता है इस, जब ये बदलाव होता है तो आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे जब होते हैं हम कहते हैं अरे इसका तो अभी फेस बदलेगा, मम्मी पे गया है, पापा पे गया है। क्यों? क्योंकि जो नए फीचर्स जब बच्चे के अडेप्ट होते हैं तो ओल्ड फीचर्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना है। यहाँ इसका जो पॉइंट है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, डिसअपियर। एंड एक्विजिशंस, क्या होता है, जो पुराने फीचर्स होते हैं, जो ओल्ड फीचर्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और नए जो फीचर्स होते हैं उनको एक्वायर कर लेता है। तभी तो बोलते हैं कि 7-8 साल की उम्र में जो बच्चे का जो है पता चलेगा एग्जैक्टली कि मॉम पे है कि डैड पे। फिर बड़े होते 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 बच्चे का क्या होता है, शक्ल, उसकी कद काठी, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो सारे बदल जाते हैं। क्यों? पुरानी चीजें डिसअपियर हो जाती हैं और हम नई चीजों को एक्वायर कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंटीग्रेटेड पे भी आप यही चीज लिखोगे, इट इज अ वेरी
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसके अंदर हमारी कैपेबिलिटी कैपेसिटीज दोनों को जो है साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, दोनों तरीके से चेंजेस होती है क्योंकि बोथ आर द इंटररिलेटेड। इसके अंदर हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है, जो फंक्शंस हैं वो बदलते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। ये एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं मिस्टर हरलॉक, उन्होंने भी ये चीज डिफाइन की है, बुक में देखोगे तो उन्होंने भी सेम बात बोली हुई है। बेटा लास्ट इन द लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट, 7th पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए हमारे विकास में हमारी हेरिडिटी जो वंशानुक्रम होता है और जो वातावरण होता है इसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि बच्चा जो है उसका जो विकास है वो जॉइंट ऑफ बोथ द थिंग्स, जॉइंट प्रोडक्ट है इनका, जॉइंट हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे माता पिता से, जो हमें हमारी हेरिडिटी में मिलती है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? वंशानुक्रम। हेरिडिटी का मतलब वंशानुक्रम, जो हमें हमारे माता पिता से जेनेटिकली जो चीजें हमें मिल रही हैं, हमारे जीन से हमें जो चीजें पास ऑन हो रही हैं उसको हम हेरिडिटी में बोलते हैं। और बहुत सारी चीजें हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं, हमारे वातावरण से मिलती हैं, हमारे वातावरण से मिलती हैं बहुत सारी चीजें जो कि हम सीखते हैं, ठीक है। तो इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। जो हमारा जो विकास है वो दोनों तरीके से होता है, क्योंकि जो बच्चा है उसको कुछ चीजें अपने माता पिता से, जीन से, जेनेटिकली मिलती हैं, दादा दादी से भी मिलती हैं। क्योंकि देखिए माता पिता में किन के हैं? नाना नानी, दादा दादी के। तो बहुत सारे जो गुण हम कहते हैं ना, ये तो दादी पे है, मम्मी पे है, तो उनके कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज दोनों ही आती हैं। और कुछ चीजें बच्चा एनवायरमेंट से भी, वातावरण से भी रिसीव करता है। तो जो बच्चा जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसका जो विकास है, जो विकास है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो डेवलपमेंट है वो इन दो फैक्टर्स की वजह से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दो फैक्टर्स की वजह से भी बच्चे के विकास पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम सारे हमारे जितने भी सिद्धांत हैं वृद्धि और विकास के, वो आज हम सारे कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चे, हम लोग ना कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेटा हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वृद्धि और विकास के क्या क्या सिद्धांत है। पहला आएगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या है हमारा, कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, ये कभी स्टॉप नहीं होता, ठीक है। ये हमने जब डेवलपमेंट समझा उसके अंदर भी यही बताया गया आपको, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हमारा चलता रहता है। वॉर्म टू टॉम, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक ये हमारा चलता है, जन्म से कब्र तक लगातार रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। पहला सिद्धांत क्या है कि विकास हमारा होता रहता है, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, लेकिन कभी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न बेटा इसका सिद्धांत है कि पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ, जो बच्चा है, जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है बच्चे का बढ़ने का, वो सेम ही रहेगा। कभी ऐसा सुना है किसी बच्चे के दूध के दांत ना आके डायरेक्ट जो हमारे रहते हैं दांत वो आ जाए? नहीं, पहले उसके दूध के दांत ही आएंगे, व्हाइट टीथ ही आएंगे, फिर वो टूटेंगे, राइट। तो इसी तरीके से जो मिल्क टूथ होते हैं, जो दूध के दांत आते हैं, पहले यही होता है, उसके बाद हमारे टीथ जो है नॉर्मल आते हैं, राइट। तो इसी तरीके से होता है
ये प्रोसेस है, पूरे इंडिया में हो, पूरे वर्ल्ड में हो, किसी भी कंट्री में कहीं भी बच्चा पैदा हो रहा है, वो ही सीक्वेंस रहेगा कि पहले बेबी पैदा होगा, पहले वो जन्म लेगा, फिर वो क्या करता है, बेबी धीरे धीरे लुढ़कना शुरू करेगा, फिर वो अपना धड़ संभालेगा, बैठना, सीटिंग करना सीखेगा। अब उसको क्या करते हैं, सपोर्ट की थ्रू बैठाते हैं, फिर बच्चा धीरे धीरे सपोर्ट से बैठने लगता है। उससे पहले वो अपना हेड, अपना सर, उसको संभालने लगता है। हेड टिक जाता है 6 महीने तक के बच्चे का, उसके बाद वो बैठना भी सीख जाता है। फिर बच्चा क्या करता है, क्रॉलिंग करना सीखता है, घुटने के बल चलता है ना, क्रॉलिंग मीन्स घुटने के बल चलता है। फिर बच्चा धीरे धीरे स्टैंड करना सीखता है, सपोर्ट के द्वारा हम बच्चे को खड़ा करना सिखाते हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे खड़ा होने के साथ साथ धीरे धीरे वो वॉक करना सीखता है, चलना सीखता है, फिर वो दौड़ने भी लगता है। तो जो ये जो क्रम है कि पहले वो अल्टा पल्टी करेगा, सर टेकेगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो क्रॉलिंग करेगा, फिर वॉक करेगा, रन करेगा, ये जो सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्म पैटर्न है, सब जगह एक सार है। स्लो हो सकता है भाई, कोई बच्चे 1.5 साल में चलते हैं, कोई बच्चे 1 साल में चलते हैं, कोई बच्चे 9 महीने का भी पैर ले लेता है। फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन क्रम यही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता बच्चा पैदा हुआ, लेटा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ था, अचानक से 8 महीने में खड़ा हो गया, नहीं, प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, बस फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, इतना ही डिफरेंस रहेगा। बेटा थर्ड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट। जो भी मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस सेम है, ऑर्डर सेम है कि पहले ये करेगा फिर ये होगा, ऐसा होगा, ये ऑर्डर सेम है, लेकिन जो फास्ट एंड स्लो है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो सबका एक जैसा नहीं होता। कुछ चीजें जेनेटिकली होती हैं कि किसी की मम्मी बहुत तेज थी या किसी के पापा बहुत फास्ट थे, तो बच्चे के अंदर वो चीज जेनेटिकली है, तो बच्चे ने भी जल्दी पैड ले लिए। ठीक है, कोई बच्चा जल्दी समझदार हो गया, कोई बच्चा बहुत स्लो है, कोई बच्चा धीरे धीरे चीजों को सीख रहा है। तो जो इसकी कमी जो है, रेट जो बोला है, कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीख रहा है, इस चीज की यूनिफॉर्मिटी सेम नहीं हो सकती, सब एक जैसा नहीं सीख सकते। आप क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का पढ़ने का तरीका, उनका समझने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता, किसी को जल्दी समझ आएगा, किसी को लेट समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने, किसी ने जल्दी पैर चलना सीखा होगा, किसी ने लेट सीखा होगा, राइट। तो यही चीज बताई गई है इस सिद्धांत के अंदर कि जो हमारी यूनिफॉर्मिटी, जो डेवलपमेंटल रेट है, वो एक सार नहीं हो सकती, वो किसी कभी स्लो होगी, कभी फास्ट होगी, कभी किसी की एवरेज होगी, उसकी उसकी कमी रहती है। उसकी वजह से ही तो हम यूनिक हैं, हर बच्चा अलग है ना, नहीं तो फिर सारे रॉबोट बन जाएंगे, सारे एक जैसे हो जाएंगे, तो क्यों। फिर आता है आपका यूनिफॉर्म पैटर्न हो चुका है, फिर आता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो बच्चे, ये और जो ये मैं लिख रही हूं, आप कहोगे मैम यही चीज तो बोली है। अब देखिए, हर बच्चा क्या है, हम लोग पैटर्न सेम फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर सबका सेम होगा। इसमें हमने क्या बताया, किसी का फास्ट होगा, किसी का स्लो होगा। ठीक है, इसमें हम क्या बता रहे हैं, इन सबकी वजह से हर व्यक्ति, हर बच्चा अलग है ना, वो क्या है, यूनिक है, हर इंडिविजुअल अलग है। समझ में आया, इसी से ही कोरिलेट है। बेटा पॉइंट्स निकालोगे ना एग्जाम्स में लिखने के लिए, इसी तरीके से पॉइंट्स आपको सोचने पड़ेंगे, रट्टे तो मार नहीं सकते हो इस लेवल पे जाके कि 14 के 14 पॉइंट रट्टे मार लो, ऐसे ही प्रिंसिपल्स आपको सोचने पड़ेंगे। तो ये मैं तरीका बता रही हूँ, सबसे पहले लिखोगे कि ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यू रहता है, निरंतर है, चलता रहता है वॉर्म टू टॉम तक। फिर आप याद रखोगे कि जब बच्चा पैदा हुआ, वो कंटिन्यू उसके अंदर डेवलपमेंट चल रही है। फिर याद रखोगे कि एक ऑर्डर सबका सेम रहता है, सीक्वेंस। फिर याद करोगे कि किसी का तेज हो सकता है, किसी का धीमा हो सकता है। फिर याद रखोगे कि हर इंडिविजुअल इसी की वजह से तो यूनिक है ना। तो जो डिमेंशंस है हमारे,
अलग अलग तरीके से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है हर डिमेंशन में, कि कोई जल्दी सीख रहा है, कोई जल्दी खाना सीख रहा है, कोई जल्दी पानी पीना सीख रहा है, कोई बच्चा ग्लास होल्ड करना ही नहीं सीख पा रहा, उसको डांट रहे हैं अभी तुम 10 महीने सॉरी 1 साल के हो गए हो, तुम कब चलना सीखोगे बेटा, धीरे धीरे आओ आओ हम कर रहे हैं। उसी के साथ का एक साथ में बच्चा पैदा हुआ था, वो 9 महीने में चलना सीख गया। तो यू कैन नॉट कंपेयर, हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, इसलिए सब इंडिविजुअल अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, ये क्या सिद्धांत हमें बता रहा है। जैसे कि जब एक बच्चा होता है, जो पैदा होता है, पहले वो अपनी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं उसको जनरली यूज करता है। मूवमेंट्स को क्या कर रहा है, जनरल यूज कर रहा है। आपने बोला लो बेटा मार्कर पकड़ लो, तो बच्चा क्या करेगा, पूरा ऐसा करके, ग्लास बोलोगे तो ऐसे करके पकड़ेगा, उसको नहीं पता अभी। जब धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, ही गेट टू नो कि मेरे को अपने बॉडी का क्या स्पेसिफिक यूज करना है। फिर वो पेंसिल को हैंड से नहीं, किससे होल्ड करेगा, फिंगर से पकड़ के लिखेगा। बच्चे ऐसे ऐसे लिखते हैं, छोटे बच्चे ना ऐसे ऐसे लिखते हैं, फिर धीरे धीरे वो ऐसे लिखना सीखते हैं, राइट। यही तो सिखाते हैं प्री नर्सरी में। जब आप एक टीचर बन जाओगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसमें भी अभी हम समझेंगे कि कौन सी मसल्स कैसे उनकी स्ट्रांग हो रही है, तो वो बच्चा पकड़ पा रहा है, अदरवाइज नहीं पकड़ पा रहा, तो इससे आपको इरिटेशन नहीं होगी बच्चों को पढ़ाने में। तो यही चीज बताई गई है इसके अंदर, कि जो बच्चे होते हैं ये भी एक सिद्धांत है वृद्धि और विकास का, कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, पहले उसकी मूवमेंट जनरलाइज होती है, धीरे धीरे वो स्पेसिफिक हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि मुझे कौन सा रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है, अपने हाथों को अपने पैरों को किस तरीके से यूज करना है। जब उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हो, जो उसकी जो जनरल मोटर स्किल्स जब डेवलप होती हैं, वो विकसित होती हैं, उसके बाद वो जर्नल से जो ऐसे ही रैंडमली वो हर चीज को एक ही सार जैसा इस्तेमाल कर रहा है अपने हाथ पैरों को, फिर धीरे धीरे वो स्पेसिफिकली इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। बेटा मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो एक इंसान का जो शरीर है, जो डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसानी शरीर है, जो इंसान का शरीर है, वो क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट उसका डेवलप होगा, विकास होगा, विकसित होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही एस्पेक्ट होगा, होगा तो ओवरऑल होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको डेवलपमेंट की जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब मैं आपको दे रही थी, तो ये चीज मैंने समझाई थी। जो एक इंसान का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, हमेशा याद रखना है, एज अ होल, पूरा होगा। होल में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या कंसिडर करोगे होल में, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव भी कहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल, चाहे बिहेवियरल, मोरल, कोई भी, सारे जो डेवलपमेंट है वो एक साथ ही होते हैं, थोड़े थोड़े। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में बच्चे का विकास होगा, वो एज अ होल ही होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझने के लिए लिखना है। देखो बच्चे, 7th प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, कि हमारा जो शरीर का जो विकास है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो वो सीक्वेंस को क्या कहते हैं और वो उस सीक्वेंस में किस तरीके से हमारा
विकास होता है शरीर। तो सबसे पहला आएगा सेफालोकॉर्डल सीक्वेंस, ठीक है। इसके अंदर जो है बेटा आपका जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो कहां से होता है, फ्रॉम हेड टू टो। सबसे पहले इसके अंदर सर को कंट्रोल करना बच्चा सीखता है, कंट्रोल के साथ साथ धीरे धीरे सबसे पहले वो हेड को कंट्रोल करेगा, फिर शोल्डर को कंट्रोल करेगा, शोल्डर कंधों को कंट्रोल करेगा, देन अगर उसके कंधे कंट्रोल में आए तो वो आर्म्स को भी कंट्रोल करेगा, देन लेग्स को कंट्रोल करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल का मतलब है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हेड से टो की डायरेक्शन में होता है। कौन सी डायरेक्शन में होता है, हेड टू टो की डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है। तो इसमें बच्चा सबसे पहले अपने सर पे कंट्रोल करता है, देन शोल्डर पे कंट्रोल करता है, देन आर्म्स पे कंट्रोल करता है, देन लेग्स पे करता है, फिर टो तक आना है तो फिर फीट पे भी करेगा। क्लियर। तो जो बेबी है सबसे पहले क्या करता है, अपना सर को कंट्रोल करना सीखता है। छोटे बच्चों को देखा है, फिर वो शोल्डर जिसको हम बिठाते हैं, बच्चा बैठ रहा है उसके इस पोर्शन पे कंट्रोल आ रहा है तभी तो वो बैठ पाएगा ना, जब ये चीज कंट्रोल में आएगी। फिर वो अपने हाथों को करना सीखता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके पैर उसके कंट्रोल में आते हैं। तो इसी तरीके से बच्चा पहले क्या करेगा, हेड कंट्रोल करेगा, फिर बैठेगा, फिर क्रॉल करेगा, फिर क्योंकि हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल होता है घुटने के बल चलने पे, फिर स्टैंड करना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल है, जो सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल है वो हमें विकास कहाँ से शुरू होती है, उसकी हेड टू टो की तरफ, हेड मतलब सर से लेके फीट की ओर की डायरेक्शन पे हमारा विकास होता है। क्लियर। फिर सेकंड सीक्वेंस पे जाएंगे, मैं ऊपर के ही रब कर रही हूं, बेटा ये इसका फर्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, फिर इसी का ही सेकंड पॉइंट, ठीक है, लिखोगे, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सॉरी, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, सीक्वेंस भी बोल सकते हो आप, प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो बॉडी का, इसमें हमने क्या देखा, इसमें सर से फीट की तरफ, पैरों की तरफ की डायरेक्शन पे हमारा शरीर का विकास हो रहा है। इसके अंदर हमारा होता है सेंटर, फ्रॉम सेंटर लिखती हूँ जिससे कि याद रहे। किस तरफ होगा, फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट, आउटर बॉडी जो होती है। अब कहोगे मैम ये कैसे, देखो इसके अंदर हमने क्या देखा, हेड, शोल्डर, आर्म्स, लेग्स एंड फीट, ये पार्ट रह गया है, राइट। तो आर्म्स क्या है, ये है, इस हिस्से को आर्म्स कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपका। तो इसमें क्या बता रहे हैं हम, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल में क्या होता है, जो शरीर का जो सेंटर से आउटर की तरफ बॉडी पे जो विकास हो रहा है उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। बच्चा सबसे पहले ट्रंक को कंट्रोल करता है। ट्रंक बोले तो बॉडी का सेंटर पार्ट, बॉडी का क्या है, सेंटर पार्ट, बॉडी का सेंटर पार्ट, ठीक है। उसके बाद इस पे कंट्रोल आया, फिर उसने आर्म्स को कंट्रोल लिया, फिर हाथों को कंट्रोल लिया, फिर फिंगर्स को कंट्रोल लिया। तो ये दो तरीके के सीक्वेंस होते हैं बॉडी के, क्योंकि जो बच्चा होता है बेटा, जो सबसे पहले जो उसकी आर्म्स की जो फर्स्ट मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करना। पहले वो ऐसे ऐसे होल्ड करता है पूरे हाथ से, फिर धीरे धीरे उसकी फिंगर्स पे वो कंट्रोल करना सीखता है, तभी वो पेंसिल को होल्ड कर पाता है, लिख पाता है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या करता है, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट्स, और सेफालोकॉर्डल क्या करता है, हेड टू टॉ, ठीक है। ये दो पॉइंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एग्जाम, तो ये आपको जो है अच्छे से करना है।
बेटा नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आएंगे, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द मैच्योरेशन एंड द लर्निंग। देखो मैच्योरेशन का मतलब क्या है, परिपक्वता। जब हमारा शरीर तैयार हो कि हमारा शरीर रेडी है, हमारे मसल्स जो हैं उनमें इतनी जान है कि हम वो बच्चा वो काम कर सकता है, उसका दिमाग उतना डेवलप हो चुका है, उतनी मेच्योरिटी लेवल पे आ चुका है कि वो काम सीख सकता है या कर सकता है। रेडी होना अलग चीज है, लेकिन सीखने की क्षमता भी होनी चाहिए, वो बच्चा सीखने के लिए इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जैसे कि 10 साल के बच्चे को या 12 साल के बच्चे को आपने बोला चलो आ जाओ फुटबॉल खेलते हैं, बच्चा तो रेडी है, बच्चा फुटबॉल खेल सकता है, वो बॉल को पुश भी कर सकता है अपने पैर से, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता। तो वहां पे मैं ये नहीं कह सकती कि वहां पे वो फुटबॉल सीख पाएगा। वो तभी सीख पाएगा जब उसकी बॉडी उस लेवल पे मिच्योर भी हो, लेकिन वो लर्निंग करने के लिए भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो मैच्योरेशन क्या है, एक हमारा बायोलॉजिकल ग्रोथ। ये किसी के हाथ में नहीं है बेटा, ये अपने आप हमारी बॉडी मिच्योर होती है, हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, ये अपना आप हमारे इसके अंदर स्टेमिना आता है, जो कि हम फूड इनटेक करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, हमें किस तरीके की हमें इन्वायरमेंट में चीजें मिल रही हैं खाने पीने के लिए, हमारा खान पान कैसा है, वो चीजें बहुत इंपैक्ट करती है। जेनेटिकली तो हो गई, जैसे माता पिता रहे हैं, दादा दादी हैं, जो हमें जीन्स में हमें जो चीजें मिली हैं वो भी हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। साथ साथ में लर्निंग, लर्निंग क्या है, वो हम अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, प्लस साथ साथ में प्रैक्टिस से, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। तो क्या है बेसिकली, कोई बच्चा चलना चाहता है, बच्चा चलना कब सीखता है, जब उसकी मसल्स स्ट्रांग होती है। तो जब उसकी मसल्स स्ट्रांग हुई तब उसने चलना सीखा। क्लियर, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसके लिए ये भी सेट कर सकते हैं कि जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, जब दिमाग उसका इस लेवल पे मिच्योर है कि वो कोई चीज सीखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हम उसको कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई क्लास में सिखाना चाहती हूँ, मेरी बेटी 4 साल की है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ, मेरी बेटी 4 साल की है। अब वो मुझे बोले मम्मा ये करना है, जब तक मुझे ये फील नहीं होता शी इज रेडी टू लर्न दैट थिंग, वो चीज सीख सकती है, तब तक मैं उसको वो चीज अलाउ नहीं करूंगी। लेकिन जब वो आज वो 4+ में एंटर कर रही है, तो अब मैं उसको देखती हूँ आटे के डॉ से वो बहुत सारी चीजें बनाती है, उसके लिए मैंने स्लाइम्स ला के दिए, वो बनाती है। अब मैं देख पाती हूँ कि हाँ शी इज गोइंग टू बी लर्न न्यू थिंग्स बाय क्ले, वो सीख सकती है। तो अब मैंने उसकी वो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लगाई हैं कि वो उस लेवल पे मिच्योरिटी उसके पास आ गई, उसका ब्रेन उस लेवल का डेवलप हो चुका है कि वो सीख सकती है नई चीजें। और लर्निंग के लिए मैं उसकी क्लासेस लगाऊंगी जहां पे वो एक्सपीरियंस करके नई नई चीजों को प्रैक्टिस करके वो सीखेगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे हम जाते हैं, 9 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल ग्रोथ। और या फिर किस नाम से भी पूछा जा सकता है, लीनियर एडवांसमेंट। बेटा स्पाइरल कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, स्पाइरल ऐसा होता है। ये कहना क्या चाह रहा है, स्पाइरल ग्रोथ का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल ग्रोथ का क्या है कि हमारी जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो एक स्पाइरल मैनर में होता है, स्पाइरल मैनर में होता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर कभी कभी भी थोड़ा सा रुक जाएगा, फिर दोबारा से फास्ट होगा, लेकिन पीछे की तरफ नहीं जाएगा, आगे की तरफ ही बढ़ेगा। मतलब बच्चा पहले बहुत इंटेलिजेंट था, फिर एकदम से थोड़ा सा स्लो हो गया, फिर दोबारा से बहुत तेज हो गया, फिर स्लो हो गया, लेकिन प्रोग्रेस क्या आगे की तरफ बढ़ रही है, बैकवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था एकदम से पागल सा बिल्कुल बेवकूफों की तरह बिहेव करा है, नहीं। उस जब कोई एक ब्राइटर स्टूडेंट है या कोई बच्चा अकेडमिकली पढ़ रहा है, तो क्या होगा, पहले वो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, फिर एकदम से फास्ट होगा। तो ये हमारे विकास करने का, डेवलपमेंट का एक स्पाइरल मैनर होता है, जो कि हम इस तरीके से ही हर किसी का डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ आगे बढ़ता ही रहता है, इसी तरीके से ग्रोथ होती है। तो स्पाइरल ग्रोथ का मतलब है कि डेवलपमेंट सीधी लाइन में नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकती हमारा जो ग्रोथ है बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा हो रहा है, ऐसा ग्रोथ कभी नहीं होता। हमारा जो ग्रोथ है वो एक स्पाइरल मैनर में होता है। चाइल्ड चाइल्ड कभी स्टडी में बहुत इंप्रूव करेगा, कभी परफॉर्मेंस की थोड़ी धीमी हो जाएगी, ड्रॉप डाउन हो जाएगी, फिर दोबारा से वो
इंप्रूव करेगा। दिस इज अ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी भाषा है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चा सीखता है, एकदम से बच्चा लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं बनाएगा। आप फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, ठीक है, अब आपने कुछ भी बोला होला, तो आप बच्चे को वो चीज सिखाओगे कि हेलो की जगह हम होला बोलते हैं या ब्रावो बोलते हैं, या जो भी लैंग्वेज है आप बच्चे को जो यूज करना सिखा रहे हैं, तो वो एक स्पाइरल मैनर में बच्चा धीरे धीरे ही सीखेगा, ऐसा सीधा सीधा नहीं बच्चा सीखेगा। क्लियर? तो डेवलपमेंट मूव्स इन स्पाइरल मैनर, नॉट इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जाएंगे, 10th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी डेवलपमेंट होती है, ऑल डेवलपमेंट, वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, सब इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेशन से समझ में आ रहा है ना? हम घर पे बहुत सारी बातें कहते हैं, अरे मम्मी ये तो इंटर रिलेटेड है, इसी चीज से रिलेटेड है ना। इसी तरीके से जितनी भी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो सोशल हो, मेंटल हो, हमारा बिहेवियर हो, कोई भी डेवलपमेंट, हमारा जो विकास हो रहा है, सारा एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से और क्लैरिटी मिलेगी। अगर हमारी हेल्दी बॉडी है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमारी लर्निंग क्या होगी, बेटर लर्निंग होगी, ठीक है। अगर हमारा फिजिकल अच्छा है तो मेरी लर्निंग, मेरा कॉग्निटिव, मेरा मेंटल भी बहुत अच्छा होगा। अगर मेरी गुड इमोशनल हेल्थ है, अगर गुड इमोशनल हेल्थ है, मैं अपनी भावनाओं पे अच्छा कंट्रोल करना जानती हूँ, तो मेरी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी होगी, बेटर सोशल इंटरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से एक चीज दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस कर रही है? तो मैं ये नहीं कह सकती कि पर्टिकुलर किसी एक एस्पेक्ट पे मेरा डेवलपमेंट, मेरा विकास हो रहा है तो वो वही चीज करेगा। एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे मैं कहीं विकास कर रही हूँ तो वो दूसरी चीज को भी इम्पैक्ट करेगा, उस पर भी इन्फ्लुएंस आएगा। अगर यही चीज बैड बॉडी होती, अगर मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती, तो मैं अच्छा नहीं सीख पाऊंगी, आप स्कूल में रेगुलर ही नहीं जा पाओगे। कोई बच्चा जल्दी 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 बीमार हो रहा है तो वो स्कूल रेगुलर हो ही नहीं पाएगा, तो जल्दी सीख नहीं पाएगा, अच्छा नहीं सीख पाएगा, टूटा फूटा उसको सीखने को मिलेगा। अगर उसकी बॉडी अच्छी है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो अगर स्कूल में रेगुलर जा पा रहा है तो उसकी लर्निंग भी बेटर होगी। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब सिंपल सा है, प्रिडिक्ट करना कि किसी चीज के बारे में हम बता रहे हैं कि ऐसा होगा। इसका मतलब ऐसा है कि एक जो डेवलपमेंट है हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करता है, हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करता है कि बच्चा पहले उल्टा पलटा करना सीखेगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, तब चलना सीखेगा। तो ये हमें पता होता है कि प्रेजेंट पे बच्चा कौन से स्टेज पे है और फ्यूचर पे वो क्या करेगा, तो इससे हमें आसानी होती है बच्चे को हैंडल करने में। तो यही बोला गया है कि अगर जो डेवलपमेंट है एक फिक्स सीक्वेंस में होती है, डेवलपमेंट जो है एक फिक्स सीक्वेंस में होती है, और इसकी वजह से ही हम प्रेजेंट में देख के बच्चे को फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा अब क्या करेगा, कौन सी स्टेज पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज अ लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि बच्चा क्या करता है, पहले अलग अलग मूवमेंट्स करेगा, पहले अलग अलग एरियाज में वो मूवमेंट्स करता है, अलग अलग तरीके से बच्चा सीखता है, फिर धीरे धीरे उनको कोऑर्डिनेट करना सीखता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई बच्चे ने सारी चीजें एकदम से सारा कोऑर्डिनेट करना सीख लिया, नहीं, बच्चा भी धीरे धीरे ही पहले अलग अलग चीजों को समझता है, सीखता है, फिर बाद में उनको इंटीग्रेट करना, मतलब उनको कोऑर्डिनेट करके करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे को लिखने के लिए आप एज अ टीचर, एक टीचर ने बच्चे को बोला ये लिखो, स्टूडेंट को बोला कि लिखो, डिक्टेशन दिया आपने, टीचर क्या कर रही है, डिक्टेशन दे रही है। अब बच्चा डिक्टेशन को लिखेगा तो लिखने के लिए उसको क्या चीजें कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें उसकी डेवलपमेंट के हिस्से की क्या क्या कोऑर्डिनेट हो रही है। टीचर ने बोला, बच्चे ने सुना, सेंसरी मोटर, बच्चे ने सुना, सुनने के बाद बच्चे ने क्या किया, ब्रेन में प्रोसेस किया कि मैम ने क्या बोला है, फिर फिजिकल डेवलपमेंट, फिर उसने लिखा। तीन चीजों को कोऑर्डिनेट करके बच्चा लिख पा रहा है, ठीक है, सुन के समझ के फिर वो लिख पा रहा है, फिर वो आउटपुट दे पा रहा है। तो यही चीज बोली गई है कि जब बच्चा चलता है तो चलने के लिए भी उसको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कहीं भी चलेगा, पहले बच्चा जब चलना सीखता है,
बेबी की जो मूवमेंट्स होती हैं हाथ पैर की पहले अलग अलग होती है, पहले वो हाथों को चलाना सीखता है, पैरों को चलाना सीखता है, और जब वो चलना सीखता है तो दोनों की मूवमेंट एक साथ चलती है ना। तो यही चीज बोला गया है इंटीग्रेशन में कि हम जिस भी एस्पेक्ट में जब हम हमारा डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग मूवमेंट्स करता है बच्चा, फिर धीरे धीरे उनको कोऑर्डिनेट करके एक्शन में लाता है। हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, आपको इंटरेस्ट आया होगा पढ़ने में, और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे की क्लासेस को और रिकॉर्ड करके डालें, और आपको इसी तरीके की क्लासेस मिलती रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्लीज वहां पे प्रेस कर देना ताकि आपको आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।